Good morning, students. Sir. Morning, sir. Good morning, beta. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 10th. Okay. So just Morning, wait sir. for a minute. Good morning to everyone. Good morning, beta. Okay. So once again, welcome back. Just wait for a minute. Yes. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? Sir. So कल हम लोगों ने ये वाला एक सेक्शन हमारा कंप्लीट कर लिया था, विजुअलाइजिंग द नेशन, है ना? और इसके बारे में मैंने सिर्फ ये बताया था कि विजुअलाइजिंग द नेशन दैट इज कंट्री को किस तरीके से क्या किया जाएगा, पर्सोनिफिकेशन. ओके, विजुअलाइजिंग द नेशन इज व्हाट? पर्सोनिफिकेशन. व्हाट? पर्सोनिफिकेशन ऑफ ए कंट्री. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes. है ना? अब इसमें हमारे पास में एक, मैंने आप लोगों को कहा था कि यू पीपल हैव टू रीड आउट दिस सेक्शन. मुझे यहाँ तक ध्यान है, ऐसा कुछ बोला था क्या? Yes, sir. है ना? ठीक. तो जस्ट अ मिनट. ओके, अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बॉक्स दिया हुआ है, द इंफॉर्मेशन. ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर के सेक्शन से बेस्ड है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं फिर से रीड आउट करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ठीक है, क्योंकि वो जो बॉक्स इंफॉर्मेशन है उसको समझने के लिए ये सेक्शन रीड आउट करना पड़ेगा. ठीक, चलिए. So while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? ठीक है, so artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation. ठीक है, so 18th और 19th century में जो डिफरेंट आर्टिस्ट थे, उन आर्टिस्ट ने क्या किया? नेशन का पर्सोनिफिकेशन करना शुरू किया. नेशन का पर्सोनिफिकेशन यानी कंट्री को क्या, एक ह्यूमन फिगर प्रोवाइड किया. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वेर ए पर्सन. नेशन को या कंट्री को किसके रूप में रिप्रेजेंट किया? पर्सन के रूप में, कि ये क्या है? एक व्यक्ति है. नेशंस वेर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स. ठीक है, सो नेशंस वेर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर. जो नेशंस थे, जो राष्ट्र हैं, उन्हें किसके रूप में? फीमेल फिगर के रूप में शो किया गया. द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन did not stand for any particular women in real life. अब जो पर्सोनिफिकेशन किया गया, ठीक है, वो मैक्सिममली किसके फॉर्म में किया गया? फीमेल फिगर. इन विच फॉर्म द पर्सोनिफिकेशन वाज डन? Female figure. Female figure. है ना? तो जैसे इंडिया के केस में, हालांकि यूरोपियन कंट्रीज के बाद में इंडिया में पर्सोनिफिकेशन ऑफ कंट्री हुआ, परंतु इंडिया के केस में हमने कंट्री को कौन सा फीमेल फिगर प्रोवाइड किया? भारत माता. ठीक है, सो लाइकवाइज बिफोर इंडिया दीज यूरोपियन कंट्रीज आल्सो डिड द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ए कंट्री. ओके, सो इट sought to give the abstract idea of nation a concrete form. So nation क्या है? एक abstract idea है. nation क्या है? Abstract idea. Abstract idea. क्या किया गया? concrete form provide किया. In lower classes might be in standard 5th, 6th or 7th, you might have discussed the
एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन कहीं पढ़े थे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so nation is a abstract idea, and that abstract idea is converted, or we can say used into a form of concrete, and that is what a female figure became an allegory of the nation. Allegory मतलब symbol. तो nation के लिए, राष्ट्र को, कंट्री को यदि पर्सोनिफाई करना है तो जितने भी कंट्रीज हैं, उसके बाद में जो भी रिवॉल्यूशन के सारे कंट्रीज ने नेशन को किसके फॉर्म में पर्सोनिफाई किया? फीमेल फिगर। किसके लिए? Female Female figure. figure. ओके, सो फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन, यानी नेशन को यदि पर्सोनिफाई करना है तो फीमेल फिगर क्या बन गया? एक परंपरा बन गया। ठीक है, we will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic. ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर है ना, उसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, जस्टिस और रिपब्लिक है, वो सब किसके जरिए? फीमेल फिगर के जरिए पोर्ट्रे किए गए। ठीक, these ideas were represented through specific object or symbols. ये सारे आइडियाज अलग अलग ऑब्जेक्ट या सिंबल्स से रिप्रेजेंट किए, है ना। फॉर एग्जाम्पल द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी को किसके जरिए? रेड कैप से, ठीक है, ठीक, या ब्रोकन चेन से शो किया गया, ठीक है। Justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scale. Justice, न्याय की देवी, तो न्याय की देवी क्या है? There is a female figure, है ना, आंखों पर क्या है? पट्टी बंधी हुई है, और हाथ में क्या है? weighing scale. So that is what the representation of idea of justice through a female figure. कभी देखा है इस टाइप का कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना। ये एक फिगर्स होते हैं, है ना, एंड दिस फिगर इज Yes, फेमसली यूज। ओके, तो हाथ Yes, में sir. क्या है? हाथ में तराजू है। तराजू यानी क्या बेसिकली कर Weighting रहे हैं? scale. weighing scale, है ना, एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द जस्टिस। अब जस्टिस क्या है? जस्टिस इज कॉन्क्रीट आइडिया, न्याय है ना। तो उस कॉन्क्रीट आइडिया को क्या किया गया? एक फीमेल फिगर प्रोवाइड किया गया। So likewise, the female allegories were invented by artists to represent the nation. तो जिस तरीके से आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ जस्टिस को फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया, वही का वही 19th सेंचुरी में जो डिफरेंट आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? एंटायर नेशन को भी किससे? फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नाउ इन फ्रांस, तो जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ और नेशन को, जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ और जो उनका नेशन था, कंट्री जो थी, उसको एक फीमेल फिगर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, ठीक है। सो शी वाज क्रिश्चियन एज मैरियन। तो उस फीमेल फिगर को क्या नाम दिया गया? Christian S. Marian. Christian आप पूरी सुन लो। क्रिश्चियन का मतलब होता है नाम रखना। क्रिश्चियन मीन्स नाम रखना। नाम रखना। फ्रांस, जब फ्रांस में नेशन को एक फीमेल फिगर प्रोवाइड किया, जब फ्रांस में जब फ्रांस में नेशन को एक फीमेल फिगर प्रोवाइड किया गया,
ठीक है, तो उस फीमेल फिगर का नेम क्या रखा गया? Marian. So Marian was a popular Christian name, ठीक है, which underline the idea of a people's nation. हर कैरेक्टरिस्टिक है ना। अब जो मैरियन बोले तो फ्रांस के लिए नेशन का फीमेल फिगर, हर कैरेक्टरिस्टिक यानी जो मैरियन को जिस तरीके से आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट किया है ना, कि बिंदी लगाएगी क्या, हाथ में तलवार है, भाला है, मॉडर्न ड्रेस है या ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो जो फीमेल फिगर बनाया आर्टिस्ट ने, जो ड्राइंग बनाई मैरियन की, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो किए गए। सो द कैरेक्टरिस्टिक गिवन टू मैरियन were taken from the idea or the female figure for liberty and republic, ठीक है। सो मैरियन को भी क्या पहनाया गया? रेड कैप, शी हैड द ट्राइकलर कोकेड, यानी ऊपर हल्का सा एक क्राउन टाइप का पहनाया गया। देन स्टैच्यूज ऑफ मैरियन were erected in public square, ठीक है, जो चौराहे थे है ना, उनमें क्या किए गए? मैरियन के स्टैच्यूज लगाए गए टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। मैरियन इमेजेस वेर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। मैरियन की जो इमेजेस है वो कहां पर? जो कंट्री के कॉइन्स हैं और स्टैम्प्स हैं उसमें भी क्या किए गए? यूज किए गए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली जब जर्मन नेशन फॉर्म हुआ, एक यूनिफाइड कंट्री क्या बनी? जर्मनी। तो जर्मन नेशन को भी फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट किया, और वो फीमेल फिगर क्या था? Germania. ठीक। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर्स अ क्रोन, सॉरी, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो फिगर बनाया गया, जो पिक्चर बनाया, जो ड्राइंग बनाई है ना, उसमें जर्मेनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक की लीव्स से बने हुए क्राउन को किसको पहनाया गया? जर्मेनिया को। व्हाई? बिकॉज इन जर्मन, जो जर्मन कल्चर था उसमें ओक ट्री स्टैंड्स फॉर हेरोइज्म। हेरोइज्म मतलब एक प्रकार से जिसको बोलते हैं ना हीरो, हीरो मीन्स हमारा आइडियल, ठीक है। सो ओक लीव्स किसके लिए? हीरोइज्म के लिए कल्चर में यूज किया जाता था, ठीक है। सो जो जर्मेनिया को जब फीमेल फिगर जर्मेनिया बनाया गया तो उसके सिर पे किसका ताज रखा गया? Oak leaves. ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या है, कुछ सिंबल्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ दीज सिंबल्स आर रिलेटेड टू व्हाट? द फीमेल फिगर जर्मेनिया, ठीक है। जो जर्मन नेशन था, ठीक है, जर्मन नेशन के लिए एक फीमेल एलेगरी क्या बनाई गई? Female figure. ठीक है। तो उस फीमेल फिगर को बहुत सारे सिंबल्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है। और हियर इज व्हाट द फिगर ऑफ फीमेल फिगर जर्मेनिया। ये फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है? Yes, sir. है ना। अब भारत माता है तो भारत माता के 7 डिफरेंट सिंबल्स यूज किए गए, है ना। तो ये जर्मन नेशन के लिए जब फीमेल फिगर यूज किया गया, सो दैट इज व्हाट द ड्राइंग मेड ऑफ और मेड फॉर फीमेल फिगर जर्मेनिया, है ना। अब डिफरेंट सिंबल्स वेर यूज, जैसे यहां पर नीचे हमें दिया हुआ है ना, ब्रोकन चेन्स है,
हथकड़ी टूटी हुई है, यानी गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी, ठीक है। सो ब्रोकन चेन इज अ सिंबल एंड व्हाट इज सिग्निफाइज ब्रोकन चेन? लिबर्टी। लिबर्टी, बीइंग फ्री, यानी हमने जर्मनिया ने क्या किया है, गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी है, गुलामी की जो चेन है वो क्या कर दिया, तोड़ दिया। देन ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, है ना, ये ढाल बनी हुई है, ठीक है, और अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार से ढाल इसको, इस फीमेल फिगर जर्मेनिया के इधर ब्रेस्ट पर है, सेफ्टी के लिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What does it symbolize? वो जो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल है वो क्या सिंबल करता है? इट सिंबलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द जर्मन एम्पायर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो क्राउन ऑफ ओक लीव्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेरोइज्म को। सोर्ड, हाथ में जो तलवार है वो किसके लिए है? रेडीनेस टू फाइट, कि हर कंडीशन में हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, ठीक है। लाइकवाइज द ऑलिव ब्रांच अराउंड द सोर्ड इज व्हाट? विलिंगनेस टू मेक पीस। देन देयर इज अ ट्राइकलर फ्लैग, black, red and gold. It is what? A flag used by the liberal nationalists in 1848. Okay? और अगला क्या है? Rays of the rising sun. तो जो बैकग्राउंड में सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो किसको सिंबल करता है? बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा। बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा मतलब गुलामी का समय खत्म हो गया, अब क्या है? नया जमाना आने वाला है। Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल मैंने आप लोगों को ये सेक्शन पढ़ने को बोला था, बट इसको दोबारा रिपीट करने का मेन एम मेरा ये था कि ये वाला जो बॉक्स है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू विल बी फेसिंग दिस ईयर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं और इनके सिग्निफिकेंस ये पक्के में बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इट इज सर्टेनली कमिंग इन द एग्जाम, निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा ही आएगा। Got it? Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर एक एक्टिविटीज दी हुई है, करना जरूरी नहीं है, है ना। यू पीपल लीव दैट एक्टिविटी, ठीक। ये सब मैं आप लोगों को कौन सी एक्टिविटी करना है क्या है वो उतना मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो में दे दूंगा, है ना। और ये हमारा चैप्टर खत्म होने के बाद में देन विल फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट विद अवर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज एंड असाइनमेंट, ठीक है। एक एक्टिविटी मैंने ऑलरेडी दे दी है, मैंने प्रोजेक्ट वर्क दे दिया है। Yes, sir. वो जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको टाइमली कंप्लीट करेंगे आप लोग, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बड़े अच्छे बच्चे हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन क्या है? नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अगला सेक्शन क्या है? Nationalism and Nationalism and imperialism. गुड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? ये जो सेक्शन है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये बेसिकली इस चीज को शो करेगा, एंड इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है उस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का बेनिफिट उठा करके डिफरेंट मोनार्कियल कंट्रीज ने, यानी जो कंट्रीज जहां पर क्या था, मोनार्कियल रूल था, तो जिन कंट्रीज में मोनार्कियल रूल था उन कंट्रीज ने इस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को, उन कंट्रीज ने इस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का
यूज करके क्या करना शुरू किया, अपने एरिया का एक्सपांशन करना शुरू किया। दैट इज कंट्री के लोगों को इस फीलिंग को डेवलप करवाया कि यदि हमें हमारे नेशन को स्ट्रांग बनाना है, डेवलप करना है, एडवांस नेशन बनाना है, तो हमें अपने कंट्री की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज पर कब्जा करके और अपनी ताकत को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो वो जो मेंटेलिटी होती है, वो जो सोच होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंपेरियलिज्म। व्हाट डज इट कॉल्ड? Imperialism. So let us start this section. So by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but it became a narrow creed with limited ends. Okay, so last quarter of the 19th century, तो 19th century का लास्ट क्वार्टर था। लास्ट क्वार्टर मतलब 1875 के बाद। तो 1875 के बाद में जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, उसमें से डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होती गई, लिबरलिज्म खत्म होता गया, और उस आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को किसने कंट्रोल करना शुरू किया? मोनार्कियल रूल ने कंट्रोल करना शुरू किया। ठीक है, यहां तक बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So during this period, nationalist group became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. इस समय पर जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप थे, they became increasingly intolerant of each other. यानी इस टाइम पीरियड में किसी भी एक कंट्री में, है ना, जो यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज जो थी, ठीक है, उन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, वे लोग जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में स्ट्रांगली बिलीव करते थे, तो उन्होंने किसी दूसरे कंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। इसको हम कैसे विचार करें? मान लो जैसे इंडिया, हमारा कंट्री इंडिया है, Yes. Yes, sir. Yes, sir. पाकिस्तान है ना, तो हम पाकिस्तान के कंप्लीटली अगेंस्ट में, हम लोग किसके अगेंस्ट में कंप्लीटली? Pakistan. पाकिस्तान। है ना, और यही हाल किसका है? पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान के लोगों का, है ना। तो जब देशभक्ति की भावना, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इतनी स्ट्रांगली डेवलप होती चली गई कि एक कंट्री के जो नेशनलिस्ट हैं वो दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे, है ना। सो वो जो कंडीशन है वो कहां पर बनना शुरू हुई? यूरोपियन कंट्रीज में बनना शुरू हुई। ठीक है, सो नेशनलिस्ट ग्रुप्स became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. और यहां तक कि वो क्या करने लगे? एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार थे। कॉन्सेप्ट आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जितना दुश्मनी की नजर से हम चाइना या पाकिस्तान को देखते हैं, उतनी दुश्मनी की नजर से हम बाकी की कंट्रीज को तो नहीं देखते, या देखते हैं? नहीं देखते। नहीं देखते, क्योंकि हमें ये दोनों कंट्री फूटी आंख भी नहीं सुहाते। तो ये जो फीलिंग है, ये क्या कहलाता है? इंटॉलरेंट अगेंस्ट अदर ग्रुप। तो यही कंडीशन कहां बनी? इन यूरोपियन कंट्रीज में भी बनना शुरू हुई। सो द मेजर यूरोपियन पावर्स, जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे, यानी जो बड़े बड़े
मोनार्कियल कंट्रीज थे यूरोप में। दे मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपेरियलिस्ट एम। ठीक है, जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे, जो बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज थी, कौन सी? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, पुर्तगाल, इन कंट्रीज ने क्या किया? सब्जेक्ट पीपल मतलब अपने कंट्री की जो प्रजा थी, अपने कंट्री के जो सिटीजन्स थे, उनकी इस नेशनलिस्ट एस्पायरेशन का मैनिपुलेशन मतलब यूज करना शुरू किया। अब मैनिपुलेशन क्या किया? अपने बेनिफिट के लिए। इसके लिए अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो अपने बेनिफिट के लिए इन्होंने क्या करना शुरू किया? लोगों की नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस को, राष्ट्रवाद की भावना को अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू किया। कॉन्सेप्ट आया समझ में? यस Yes, sir. यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अभी जब 2020 में है ना, तो 2020 में क्या, जब कोरोना डिजीज महामारी पहली बार सुनने में आई थी, तो उसके कुछ दिनों बाद आप लोगों ने सुना होगा चाइना ने हमारे लद्दाख रीजन पर अटैक कर दिया था, यस सर। है ना। तो जब चाइना में हमारे लद्दाख रीजन पर अटैक किया तो हमारे कंट्री के सारे लोग किसके अगेंस्ट में हो गए थे? चाइना। जब हम चाइना के अगेंस्ट में हो गए थे तो ड्रास्टिकली क्या हुआ था? चाइनीज मोबाइल की सेल गिरना शुरू हो गई थी। किसकी सेल ड्रॉप हुई? वो टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों ने चाइनीज ब्रांडेड मोबाइल के बजाय कौन सा? कोरियन मोबाइल यूज किया। दैट इज सैमसंग मोबाइल की बिक्री इंक्रीज हुई। किसकी बिक्री इंक्रीज हुई? सैमसंग मोबाइल की सेल इंक्रीज हुई। क्योंकि हम किसके खिलाफ थे? चाइना। पर मोबाइल खरीदना तो मजबूरी थी, तो चाइना का मोबाइल नहीं खरीदेंगे, हम कौन सा खरीदेंगे? कोरियन। सैमसंग का। ठीक है, अभी आप सभी लोग अपने देश से प्यार करते हैं? यस सर। कितना करते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। सकते करते हैं। ये देश की जो मिट्टी है, ये आपके लिए किसका दर्जा रखती है? माँ का। माँ का दर्जा रखती है। ये हमारी भारत माता है। हाँ सर। यस सर। तो इस देश की मिट्टी के लिए आपकी भावनाएं क्या हैं? बहुत रिस्पेक्ट है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। यस सर। अब देखो, आपकी इस भावना को मैं एज ए बिजनेसमैन कैसे मैनिपुलेट करूंगा? ठीक है, एक बहुत अच्छा सा टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट बताता हूं। अब देखो, हाँ, दुनिया की नजर आज हम पर टिकी जिसमें सिर्फ एक सवाल है, हमारा अगला कदम क्या है? तो जवाब ये कि हम तैयार हैं पूरी तरह। पूरी दुनिया का दिल जीतने के लिए।
अहमियत इस बात की नहीं कि आप किन बुलंदियों पर हैं, बल्कि इस बात की है कि यहाँ पहुंचने का हौसला किससे मिला। देश की मिट्टी से। कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बना दिया। आया समझ में मैनिपुलेशन क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टाइल्स बेचना है ना? क्या बेचना है? Tiles. परंतु बोल क्या रहा है कि देश की मिट्टी से टाइल्स बनी है, और आपकी भावनाएं किससे जुड़ी हुई हैं? आपकी फीलिंग्स किससे जुड़ी हुई हैं? देश की मिट्टी। तो कोई बोलेगा देश की मिट्टी की बनी हुई टाइल्स है, तो क्या करेंगे? कौन सी टाइल्स खरीदोगे? कौन सी टाइल्स खरीद लेंगे। यानी ये कहलाता है कि द मैनिपुलेशन ऑफ फीलिंग्स। व्हाट डज इट? Manipulation of feelings. हमारी भावनाएं देश के लिए हैं, देश की मिट्टी के लिए हैं। हम देश की मिट्टी के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। कजारिया टाइल्स किससे बनी है? देश की मिट्टी से। मकान बनाएंगे तो कौन सी टाइल्स खरीदेंगे? कजारिया है ना? तो वो जो एडवर्टाइजमेंट मेकर्स हैं, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट बनाया, उन्होंने क्या किया? हमारी फीलिंग्स को मैनिपुलेट किया। हमारी फीलिंग्स को क्या किया? मैनिपुलेट। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। ना अब सो लाइकवाइज वही जो सिचुएशन थी, लोगों की जो फीलिंग थी, नेशनलिस्ट एस्पायरेशन, तो उस नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस को, राष्ट्रवाद की जो फीलिंग थी लोगों के दिलो दिमाग में, उसको किसने? जो डिफरेंट मोनार्कियल रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया? अपने इंपेरियलिस्ट एम, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए यूज करना शुरू किया। किसको बढ़ाने के लिए यूज करना शुरू किया? साम्राज्य। कि हमारा देश कब शक्तिशाली होगा? हिंदुस्तान कब शक्तिशाली होगा? जब हम बाहर की चीजें खरीदेंगे या इंडिया की खरीदेंगे? इंडिया की खरीदेंगे। सही बात है। तो वोडाफोन इंडियन मोबाइल कंपनी है या बाहर की मोबाइल कंपनी है? बाहर की। बाहर की है। और जियो मोबाइल कहाँ का है? इंडिया। तो जियो नेटवर्क अपने देश का नेटवर्क। तो पता चला कि हमारे मन में भावना है राष्ट्रवाद की। तो हमने क्या किया? वोडाफोन आइडिया की 12 बजा दी, और सभी लोगों ने कौन सा खरीद लिया? जियो। और आज कंडीशन ये है कि कुछ ही दिनों में हो सकता है वोडाफोन आइडिया पूरी तरीके से बंद हो जाए। गेटिंग इट? तो ये जो कंडीशन है, ये क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन ऑफ फीलिंग्स। ये क्या कहलाता है? आपके मन में, आपके दिलो दिमाग की जो भावनाएं हैं, उनका किस तरीके से यूज किया जाता है, यूटिलाइजेशन किया जाता है आपके या अपने बेनिफिट के। तो यही काम किसने किया? जो यूरोपियन पावर्स थे, जो बड़ी यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने किया। गॉट इट? ओके, चलिए। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. ठीक है? So इस टाइप की जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी, है ना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें कौन सा मिलता है? यूरोप में। ठीक है?
1871 के आसपास यूरोप का एक एरिया था जिस एरिया को क्या कहते हैं, बाल्कन्स रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखो, ये जो यूरोप का एरिया है, ठीक है, दिस इज व्हाट, बाल्कन्स। इस एरिया को क्या कहते हैं? Would you be able to see it or I need to just a minute? हाँ, ठीक। अभी ये कौन सा कंट्री है बेटा? इटली। ठीक है ना। और दिस इज ऑस्ट्रिया। तो ये जो रीजन है जिसमें आज के समय की कौन सी कंट्री है? हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। ठीक, ये जो इलाका है ये क्या कहलाता था? बाल्कन रीजन। व्हाट डज इट कॉल्ड? और इस इलाके पर किस कंट्री का कंट्रोल था? टर्की का। किसका? टर्की। अच्छा, आप लोगों को ध्यान हो, मैंने कभी किसी सेक्शन में आपको ऑटोमन एम्पायर के बारे में बताया था क्या? हाँ सर। यस सर। वो जो ऑटोमन एम्पायर था उसका सेंटर ऑफ पावर कहाँ था? टर्की में। अब सेंटर ऑफ पावर टर्की का सेंस क्या है कि ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर थे, खलीफा, ठीक है, खलीफा का मेन पावर हेडक्वार्टर कहां पर था? टर्की में। ठीक है, और काफी सालों पहले इस मुस्लिम एम्पायर ने, जो बाद में ऑटोमन एम्पायर कहलाया, उन्होंने यूरोप के इतने हिस्से पर क्या कर लिया था? अपना कब्जा या कंट्रोल कर लिया था। इतनी बात आई समझ में? यस सर। परंतु इस इलाके की, इस एरिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो कौन सी थी? क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी। कौन सी थी? क्रिश्चियन। इतना आया समझ में? यस सर। ये है बाल्कन रीजन। ठीक, चलिए, नाउ लेट्स कम टू अगेन। So the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. The Balkan was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia। इतने सारे कंट्रीज जो हैं आज के, वो उस जमाने में। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। The inhabitants were broadly known as Slavs, SLAVS, Slavs। यानी इस इलाके में, इतनी कंट्रीज में जो उस जमाने में बाल्कन रीजन कहलाता था, वहां की जो पॉपुलेशन थी उसको क्या बोलते थे? स्लाव्स बोलते थे। क्या बोलते थे? स्लाव्स। ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स, दैट इज इन कंट्रीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, but the large part of the Balkan was under the control of Ottoman Empire। किसके कंट्रोल में था?
Ottoman Empire. Ottoman Empire. ऑटोमन एम्पायर की कहानी मैंने बताई थी। Yes, sir. Yes, sir. तो it is 11:21 dear students, so rest of the things will continue in tomorrow's session. Okay, so that's all for today. Thank you.